हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, बुखार या फीवर वो फार्म एनिमल्स के अंदर एक लक्षण के तौर पे देखा जाता है। कई सारी बीमारियां होती हैं जिनके अंदर फीवर होता है। तो फीवर को ट्रीट करना आसान भी होता है, और अगर इसकी बेसिक पैथोलॉजी पता हो तो इससे होने वाले नुकसानों को भी रोका जा सकता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं, मतलब गाय हैं, भैंस हैं, भेड़, बकरी, मुर्गी, बिल्ली, कुत्ता या कोई वाइल्ड एनिमल्स, तो किसी के अंदर भी फीवर की जो पैथोलॉजी होती है, फीवर जो जिस तरीके से होता है वो लगभग सेम होता है। मतलब फीवर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्रेन से। ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर एक सेट पॉइंट होता है। तो ये सेट पॉइंट जो होता है ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को। अगर किसी वजह से ये सेट पॉइंट जो ब्रेन के अंदर है हाइपोथैलेमस में, ये बढ़ जाता है, अगर ये बढ़ जाए, रेज हो जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं फीवर या बुखार। तो बुखार के बारे में जानना, जैसा मैंने बताया कि प्रोडक्टिविटी के लॉसेस को रोकना, कि एनिमल दूध दे रहा है हमारा, उसे बुखार आता है तो क्या होता है कि वो खाना दाना छोड़ देता है और उस दौरान उसका दूध भी गिरने लगता है। ऐसे ही मुर्गियों में होता है, अंडे देना कम कर देती हैं, या और भी एनिमल्स होते हैं, तो उन एनिमल्स की एक्टिविटी बुखार के अंदर कम हो जाती है। तो जो बुखार होता है वो दो तरीके का होता है। अच्छा, बुखार को टेक्निकली पायरेक्सिया भी कहते हैं, पायरेक्सिया। और जो बुखार होता है वो जिस वजह से होता है, उस उन मॉलिक्यूल्स को पायरोजेंस कहते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, कहीं आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बुखार को पायरेक्सिया कहा जाता है, जिससे बुखार होता है उसे हम पायरोजन कहते हैं। तो दो तरीके का होता है बुखार, एक सेप्टिक होता है और एक एसेप्टिक होता है। सेप्टिक का मतलब अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट है। इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन से होते हैं? जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में फैलते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगाई है। तो ये जो क्लास होती है इन्फेक्शियस एजेंट्स की, ये जो बुखार करती है इसे हम सेप्टिक फीवर कहते हैं, ये सेप्टिक बुखार। और ये एब्सेस के ज़रिए होती है, जैसे कोई ज़ख्म हुआ, वहाँ पस पड़ गया, तो उसमें से कुछ केमिकल रिलीज़ हुए, वो केमिकल ब्लड में आए, ब्लड से सेट पॉइंट पर पहुँचे, सेट पॉइंट को उन्होंने रेज़ कर दिया और बुखार हो गया, मतलब बॉडी के अंदर बुखार हमें दिखने लगा। इसी तरीके से बैक्टीरीमिया होता है। बैक्टीरीमिया का मतलब बैक्टीरिया जब खून के अंदर आ जाता है तो उसे हम बैक्टीरीमिया कहते हैं। जब खून के अंदर आएगा, इम्यून सेल्स को उसका पता चलेगा कि ये मतलब बैक्टीरिया है जो कि घूम रहा है हमारे मतलब ब्लड के अंदर। तो उसके अंदर से भी कुछ केमिकल्स निकलते हैं, सेट पॉइंट तक पहुंचते हैं, सेट पॉइंट को ऊंचा कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, बुखार हो जाता है। सेप्टिसीमिया, इसी तरीके से सेप्टिसीमिया होता है जब सेप्टिक फैल जाता है, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो और इम्यून सेल जब सब बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर, तो सेप्टिक या सेप्टिसीमिया हो जाता है। इसी तरीके से एसेप्टिक बुखार होता है। एसेप्टिक बुखार या तो केमिकल्स से होता है, केमिकल्स में जैसे डाइनाइट्रोफिनॉल्स वगैरह आते हैं, और या फिर फॉरेन प्रोटीन के इंजेक्शंस, जैसे मिल्क वगैरह आप इंजेक्ट कर दें, या कुछ और ऐसी चीज़, या कोई वैक्सीन आप इंजेक्ट करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ अलग चीज़ें मतलब रहती हैं, कुछ एंटीजेंस रहते हैं। तो वो वाला बुखार जो होता है ये केमिकल मतलब फीवर कहलाता है। एसेप्टिक का मतलब है कि ये जो भी रीज़न्स हैं, जो भी इटियोलॉजीज़ हैं बुखार की, ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल में नहीं फैलती हैं। सेप्टिक वाला एक एनिमल से दूसरे एनिमल में
फैलता है। तो केमिकल रीजंस होते हैं एसेप्टिक के, जैसे मैंने बताया आपको, डाइनाइट्रोफिनॉल्स या कोई फॉरेन प्रोटीन। सर्जिकल बुखार होता है जब सर्जरी की जाती है तो उसके अंदर चीरा लगाया जाएगा या फिर जो भी कुछ उसमें सर्जिकल प्रोसीजर किए जाएंगे तो कुछ टिश्यू उसमें टूटेगा। तो ये टूटने की वजह से सर्जिकल मतलब टिश्यू टूटता है, तो टिश्यू जब टूट के ब्लड में आएगा तो सर्जिकल फीवर होता है। इसके बाद नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस क्या है कि जब कोई भी टिश्यू सड़ने लगता है, मतलब बॉडी के अंदर ही है और वो किसी वजह से मर गया है, किसी इंजरी की वजह से मर गया या और भी कोई मतलब वजह होती है, तो उसमें नेक्रोसिस होता है। ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसके लिए भी एक अलग आपको क्लास की ज़रूरत है। तो नेक्रोसिस होता है तब फीवर होता है। हेमोलाइटिक क्राइसिस होता है। हेमोलाइटिक क्राइसिस का मतलब है जैसे ट्रिपैनोसोमा है, थैलेरिया वगैरह हैं, या और लेप्टोस्पायरा, ये क्या करते हैं, ब्लड सेल्स को तोड़ते हैं तो हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है, तो वो भी एक प्रोटीन की तरह काम करता है। तो हेमोलाइटिक क्राइसिस में भी हमारा वो बढ़ जाता है, मतलब फीवर हमें देखने को मिलता है। इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब कोई भी सेल है वो अचानक से मर जाती है, उस तक ब्लड सप्लाई ना पहुंचे। जैसे हार्ट के अंदर अगर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है तो वहाँ तक अगर ब्लड नहीं पहुँचा तो वो मसल्स टूटेंगी हार्ट की, और उस वजह से भी मतलब जब टूटेंगी तो फिर वो ब्लड में आएंगी टूट के, तो वो सब उसमें देखने को मिलता है। फिर ये कुछ इम्यून रिएक्शंस होती हैं। इम्यून रिएक्शंस को देखा जाता है, इसके अंदर भी हमें एसेप्टिक फीवर देखने को मिलता है। तो ये इस टाइप के फीवर के मतलब सेप्टिक फीवर जो एनिमल से दूसरे एनिमल में फैल रहा है, इन्फेक्शियस एजेंट्स के ज़रिए से हो रहा है, और एसेप्टिक फीवर वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में नहीं फैलता, उसके रीजंस अलग होते हैं। तो अगर ये चीज़ें पता होंगी तो फीवर को ट्रीट करने में थोड़ी आसानी रहती है। इसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस होती है, मतलब जो काम इसमें करते हैं, मतलब जिस वजह से ये सेट पॉइंट, जैसा सेट पॉइंट मैंने बताया था, जिस वजह से बढ़ता है, मतलब जो केमिकल ब्लड के अंदर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं पायरोजेंस। ये जो पायरोजेंस होते हैं इनका बहुत रोल होता है किसी भी बीमारी में। मतलब अगर ये आपके समझ में आ जाते हैं तो आप बुखार को हैंडल कर सकते हैं अपने यहाँ। मतलब क्योंकि बुखार ऐसी चीज़ है ना कि हर बार आप डॉक्टर को बुलाएंगे, वैसे तो डॉक्टर को ही बुलाना चाहिए जब एनिमल बीमार पड़े, तो अगर हर बार आप डॉक्टर को बुलाते हैं तो वो आपको आकर मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह जो होती हैं वही दवाई हैं वो भी लगाते हैं, लेकिन फर्स्ट एड देकर आप अपने एनिमल्स की जान भी बचा सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को, जो उसका दूध हो रहा है या वो चीज़ें हो रही हैं, उन्हें भी हम रोक सकते हैं। तो ये जो पायरोजेंस होते हैं, ये पायरोजेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पायरोजेंस क्या करते हैं, ये ब्लड के अंदर आ जाते हैं। ये एंडोजीनस पायरोजेंस भी हो सकते हैं। एंडोजीनस का मतलब है बॉडी के अंदर से जो निकलते हैं, जैसे WBC वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनके अंदर से इंटरल्यूकिन 1 नाम का एक पायरोजन निकलता है। ये ब्लड के अंदर आता है, ठीक है, और ब्लड के अंदर आके ये हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है। ब्रेन के अंदर मैंने पार्ट बताया था हाइपोथैलेमस, वहाँ तक पहुँचता है ये, और वहाँ पर पहुँचने के बाद ये हाइपोथैलेमस की कुछ सेल्स होती हैं उन तक पहुँचता है ये, और वो सेल्स में एक एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेज। ये एंजाइम एराकिडोनिक एसिड को तोड़ता है सेल के अंदर से। सेल फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। फॉस्फोलाइपेज एंजाइम सेल्स के अंदर जाके उस स्ट्रक्चर जिसे एराकिडोनिक एसिड कहते हैं, एक तरीके का फैटी एसिड होता है, उसे तोड़ता है। उसके ऊपर एक दूसरा एंजाइम काम करता है जिसे साइक्लोऑक्सीजिनेज कहते हैं।
वो साइक्लोऑक्सीजिनेस प्रोस्टानॉइड्स बनाते हैं। वो प्रोस्टानॉइड प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं, अलग अलग तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन्स, ये सब बनते हैं। उनमें से जो पीजीई होता है, वो कई तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, पीजीए, पीजीबी, पीजीबी तो नहीं होता, पीजी एफ, पीजीई। तो ये पीजीई टाइप का जो प्रोस्टाग्लैंडिन ई होता है, ये ख़ास तौर से हाइपोथैलेमस के अंदर जो सेट पॉइंट होता है उसे बढ़ा देता है। तो असली जो बुखार की वजह है, जो पैथोजेनेसिस है, पैथोलॉजी है, वो ये है कि पायरोजन जाता है ब्लड के अंदर। पायरोजन किसी भी वजह से जा सकता है। वो हाइपोथैलेमस के अंदर पहुंचेगा, जब ब्लड के अंदर से हाइपोथैलेमस में पहुंचेगा, वहाँ की सेल्स में जाएगा, वहाँ फॉस्फोलाइपेज काम करेगा, एरेक्टोनिक एसिड टूटेगा, साइक्लोऑक्सीजिनेस एरेक्टोनिक एसिड को प्रोस्टानॉइड्स में बदलेगा, वहाँ से पीजीई बनेगा, उससे सेट पॉइंट ऊपर हो जाएगा और बॉडी को बुखार वाली कंडीशन में वो ले आएगा। तो एंडोजीनस पायरोजेंस जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसी से निकलते हैं। उनमें मेनली मोनोसाइट्स होती हैं और मैक्रोफेजेस होती हैं। ये जो मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस होती हैं इंटरल्यूकिन 1 को सिक्रीट करती हैं। तो ये इंटरल्यूकिन 1 सेट पॉइंट को बढ़ा देता है। इसके बाद क्या होता है कि एक्सोजीनस पायरोजेंस होते हैं कुछ, जैसे बैक्टीरिया है, एंडोटॉक्सिन्स हैं। एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया जब डिवाइड करता है और अपने अंदर के कुछ मटेरियल ब्लड के अंदर छोड़ता है, मतलब टूट जाता है उसके डिवीजन में, वो ब्लड के अंदर आता है, तो उसे एंडोटॉक्सिन कहते हैं। इसी के साथ साथ वायरसेस होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये सब एक्सोजीनस पायरोजेंस होते हैं। बॉडी में नहीं होते हैं, ये बाहर से आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब इन्हें लेकर आते हैं। एक मोस्ट पोटेंट जो एक वायरस कंपोनेंट है एक्सोजीनस पायरोजन जो बुखार करता है, वो एलपीएस होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड। तो लाइपोपॉलीसैकेराइड भी एक अच्छी, मतलब एक अलग स्टोरी है, उसके लिए पूरी वीडियो की ज़रूरत है, लेकिन जस्ट यहाँ पे आप इसे नोट कर लें कि ये एक्सोजीनस पायरोजन की तरह काम करता है। तो एंडोजीनस पायरोजन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ये आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, अगर नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा आप लोग इंटरेक्टिव रहा कीजिए, कमेंट वमेंट करते रहा कीजिए, ताकि ये पूरी एक वो बनाई जा सके। तो मतलब वीडियोस वगैरह बनाने में आगे इंटरेस्ट बना रहे हमारा भी और आपका भी। तो एंडोजीनस पायरोजेंस जो होते हैं वो मैंने जैसा बताया, ये बुखार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये अंदर से ही बनते हैं। तो दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक लिम्फोसाइट्स और एक मोनोसाइट्स। मोनोसाइट, इनके अंदर से कुछ केमिकल निकलते हैं, लिम्फोसाइट्स के अंदर से लिम्फोकाइन और मोनोसाइट्स के अंदर से मोनोकाइंस। तो ये लिम्फोकाइन और मोनोकाइन इन्हें पहले कहा जाता था, लेकिन अब इन दोनों को हम साइटोकाइन कहते हैं। जब आप कोई बुक पढ़ेंगे ना बुखार वगैरह से या वेटनरी की कोई किताब मेडिसिन की, तो ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको आम देखने को मिलेंगी, और अगर ये समझ में नहीं आती है ना तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता है ना। ख़ास तौर से वो हमारे बंधु जो फील्ड में काम करते हैं, वेटनरी एसोसिएट्स होते हैं, पैरावेट्स होते हैं, वो हर जगह मतलब इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेलोनेक्स है, नेमुसलाइड है, मतलब उन्हें पीछे का आइडिया नहीं होता है कि क्यों काम कर रही है, और कई बार दवाई काम भी कर जाती है इन्फ्लेमेशन को तोड़ने के लिए, लेकिन अगर पता रहेगा तो उसको और अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक इनमें जो साइटोकाइन होता है, एक बेसिक साइटोकाइन होता है, वो होता है इंटरल्यूकिन 1। ऐसे ही इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 4, ऐसे 11-12 इंटरल्यूकिन्स हैं। तो इसे हम कहते हैं IL-1। इंटरल्यूकिन का क्या मतलब है? ल्यूकिन आए ल्यूकोसाइट्स, WBC जो सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है।
वाइट कलर की एक कोट बनाती हैं, इस वजह से ल्यूको का मतलब वाइट। तो वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। तो इंटरल्यूकिन, दो सेल्स के बीच में जो एक कम्युनिकेशन होता है जिस केमिकल के ज़रिए, उसे इंटरल्यूकिन कहते हैं। तो ये इंटरल्यूकिन एक साइटोकाइन है जो कि एंडोजीनस पायरोजन है, बुखार करने वाला एक एजेंट है। इसका जैसे ही एंडोजीनस पायरोजन आता क्यों है, अगर कोई इन्फेक्शन आ गया तो इसके निकलने का क्या रीज़न है, ये बेसिकली ये सेट पॉइंट को तो बढ़ाएगा ही, जो सेट पॉइंट है आपका उसे तो इम्प्रूव करता ही है, मतलब उसका तो वो बढ़ा ही देता है। लेकिन साथ साथ ये कुछ टी सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, इम्यून सेल्स होती हैं, उनके प्रोलिफरेशन को भी बढ़ाता है। इन टी सेल्स का क्या काम है कि जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स बाहर से आया है या बॉडी को जो नुकसान पहुंचा रहा है, उसके साथ ये टी सेल्स मुकाबला करती हैं, तो इम्यून सेल्स होती हैं। तो इसका काम होता है टी सेल्स के प्रोलिफरेशन में हेल्प करना, इंटरल्यूकिन 1 का। तो ये जो मीडिएटर्स होते हैं एंडोजीनस पायरोजन जो होते हैं और हाइपोथैलेमस के जो बीच का एक वो बनता है, क्या कहना चाहिए, एक जो इंटरेक्शन होता है एंडोजीनस पायरोजन, इंटरल्यूकिन 1 और दूसरी चीज़ होती है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ई। इसे ही तो बनाते हैं ना सेट पॉइंट में जाके, जैसा बताया आपको अभी यहाँ पर। तो इससे बुखार जो है ये हाइपोथैलेमस में काम करता है, इससे बुखार हो जाता है, मतलब फीवर इससे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इंटरल्यूकिन इनिशिएट करता है फीवर को बाय सिंथेसाइजिंग प्रोस्टाग्लैंडिन ई। तो ये जो एलिवेटेड लेवल होते हैं इनके, यही बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं। जब उसका सेट पॉइंट बढ़ जाएगा तो फीवर कैसे होगा, बॉडी के अंदर दो काम हो रहे हैं। एक तो बॉडी अपनी हीट लगातार बनाती रहती है, बॉडी के अंदर हीट बनती रहती है मेटाबॉलिज्म की वजह से, तो उसे निकालना बॉडी बंद कर देती है, उस हीट को कंजर्व करने लगती है अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर हीट ज़्यादा बन रही है तो पसीना आता है और वो हीट बॉडी से निकल जाती है, तो ये पसीना नहीं आने देता, मतलब ब्रेन उस टाइम पसीना नहीं आने देता, उस हीट को अपने अंदर कंजर्व करके रखता है। दूसरा क्या होता है कि खुद से हीट को प्रोड्यूस भी करता है, हीट को प्रोडक्शन भी किया जाता है। हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है, कपकपी चढ़ने लगती है, शिवरिंग जिसे कहते हैं, है ना। तो कंजर्व करेगा बॉडी की हीट, अपनी आप जो नॉर्मल हीट बन रही है उसे बाहर नहीं निकलने देगा, और थोड़ी हीट एक्स्ट्रा भी बनाएगी बॉडी, जिसे हम मतलब शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। और जो कोर बॉडी टेम्परेचर है उसे बढ़ाया जाता है। इसी तरीके से एक दूसरा भी एंडोजीनस पायरोजन होता है जिसे हम कहते हैं TNF अल्फ़ा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, अल्फ़ा, PHA भी होता है, FA लिख दिया है यहाँ पर, TNF अल्फ़ा। तो ये भी जो कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलता है। तो इसका भी वही काम है जो इंटरल्यूकिन 1 का है। और जो रिएक्शंस होती हैं एनिमल के अंदर पैथोजन इन्वेजन के बाद या टिश्यू इंजरी के बाद, उसमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर देखा जाता है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब जो बुखार होता है ये बेसिकली उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी के अंदर आता है। लेकिन हम बुखार को तब उतारने की कोशिश करते हैं जब अगर थोड़ा बहुत बुखार आए तो उसे नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम उस टाइम अच्छे से काम कर रहा है और एनिमल के लिए वो फ़ायदेमंद ही है। अगर आप तुरंत उसे बुखार को उतारने की या उसकी दवाई दे देंगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे कमज़ोर होने लगता है। लेकिन अगर इस ऐसी स्टेज पे पहुंच गया वो इम्यून मतलब रिएक्शंस, बॉडी का टेम्परेचर, कि एनिमल की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, उसे मतलब टाइम ज़्यादा हो गया है, दूध गिरने लगा है या उसकी जान पे बनाई है, तब हमें फिर एंटीपायरेटिक दवाइयाँ भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं।
तो ये 3 फेजेस में मतलब दिखाई देता है फीवर हमें। जो फीवर होता है बेसिकली इसके 3 फेज़ होते हैं। एक तो होता है इंक्रीमेंट, फीवर के 3 फेजेस होते हैं। एक होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के अंदर बॉडी खूब सारी हीट को कंज़र्व करती है, हीट को कंज़र्व करती है प्लस हीट का प्रोडक्शन करती है, और इसमें टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर था, अब बढ़ने लगेगा। तो ये इंक्रीमेंट का पीरियड कहलाता है आई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन और मस्कुलर शिवरिंग होती है और यूरिन बनना कम हो जाता है। देखा होगा बुखार के टाइम में यूरिनेशन वगैरह नहीं होता है और स्वेटिंग भी नहीं होती है। हीट बढ़ रही है बॉडी के अंदर लेकिन पसीना नहीं आता है। तो एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड रहती हैं और जो रेक्टल टेम्परेचर है उसका जो जो थर्मामीटर लगा के आप टेम्परेचर लेते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर, वो बढ़ने लगता है। और ये जो ये बढ़ रहा है बॉडी का टेम्परेचर, ये इस वजह से बढ़ रहा है कि सेट पॉइंट मतलब बढ़ चुका है। इसके बाद एक थर्मोस्टेटिक लेवल पे पहुंच जाता है, मतलब एक स्टेज तक बढ़ेगा फिर वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। इसे हम कहते हैं फास्टिजियम। ये सब मेडिकल हैं टर्मिनोलॉजीज। अब आप ट्रीट करते हैं जब अपने एनिमल को, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। उस कांस्टेंट टेम्परेचर के बाद आपका एनिमल ज़्यादा वो फीवर शो नहीं करेगा। इस स्टेज में क्या होता है कि जो हीट बनी थी बॉडी के अंदर, बॉडी ने उसे कंज़र्व कर रखा था, वहाँ से वो डिसिपिएशन शुरू हो जाता है, निकलने लगती है ना। पसीना आएगा, यूरिनेशन होगा, क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन होगा। तो और यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, र्यूमेन की जो मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है। अब र्यूमेन ही काम नहीं करेगा तो भूख नहीं लगेगी, एनिमल को भूख नहीं लगेगी तो प्रोडक्शन डाउन होगा, और हीट वो बना ही रहा है अपने अंदर, तो उसका वेट भी लूज़ होने लगेगा उस बुखार की वजह से। कहते हैं ना बुखार की वजह से कमज़ोरी आ गई है, वो कमज़ोरी दूर नहीं हो रही है। तो ये होता है। तीसरी चीज़ होती है आपकी डिक्रीमेंट। ये जो डिक्रीमेंट है, ये इसका मतलब है कि जो बुखार करने वाली एजेंट था वो पायरोजन जो था उसे रिमूव कर दिया गया है या हटा दिया गया है बॉडी के अंदर से, इम्यून सेल्स द्वारा या दवाइयों द्वारा, कैसे भी आपने किया। तो अब आपका टेम्परेचर नॉर्मल आ गया। तो यहाँ पे ये नॉर्मल था, इंक्रीमेंट होके बढ़ा फास्टिजियम और डिक्रीमेंट, और फिर ये नॉर्मल हो गया। तो ये बुखार की साइकिल होती है। तो इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या देखने को मिलती हैं? अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और बाहर गर्मी नहीं है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लामेशन हो रही है आपके अंदर। मतलब हम वेटनरी के बारे में बात कर रहे हैं तो अपने एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो इन्फ्लेमेशन हो रही है बॉडी के अंदर, इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। अब ये टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इसे ही हम बुखार कहते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है। तो बुखार कई टाइप के होते हैं, जैसे ट्रांजिएंट होता है, थोड़ा सा बुखार आया, हम अक्सर कहते हैं कि बस थोड़ा सा एक दिन के लिए बुखार आया फिर ठीक हो गया। सस्टेन्ड होता है, मतलब रहता ही है बुखार, एक जैसा बुखार काफ़ी टाइम तक रहता है। रेमिटेंट होता है, जिसमें मतलब रात को बुखार आया और दिन में उतर गया, रोज़ रात को बुखार आ रहा है या दिन में बुखार आ रहा है, एक टाइम आता है पूरे दिन में। डायूरिनल वेरिएशंस होते हैं। इंटरमिटेंट होगा कि कभी मतलब देखने को मिल जाता है, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं ट्रिपेनोसोमा वगैरह, कि आज बुखार है, कल उतर गया, फिर परसों हो गया, फिर उतर गया, फिर 2 दिन बाद हो गया, तो वो इंटरमिटेंट बुखार होता है। एक होता है बाईफेजिक फ़ीवर। बाईफेजिक फ़ीवर कुछ बीमारियों में देखने को मिलता है, जैसे स्ट्रेंगल्स वगैरह के अंदर मिलता है, हॉर्सेस में, इरिसिपेलस के अंदर, ट्रिपेनोसोमा के अंदर,
इसमें बाइफेजिक फ़ीवर होता है कि फ़ीवर आएगा और फिर एनिमल ऐसा शो करेगा कि वो ठीक हो गया है, फिर वो दोबारा से फ़ीवर बढ़ता है। मतलब 2 साइकिल्स होती हैं फ़ीवर की। फार्म एनिमल प्रैक्टिस में फ़ीवर जो होता है बेसिकली वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है और इसी का हमें इलाज करना होता है। तो जितनी भी दवाइयाँ हैं जो मार्केट में मिलती हैं उनके बारे में भी बात कर लें कि ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। कुछ फ़ीवर ऐसे होते हैं जिनके ओरिजिन का पता नहीं होता है हमें, उन्हें कहते हैं फ़ीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। तो अननोन ओरिजिन का अगर फ़ीवर हो रहा है तो उसे हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, उसकी प्रोफाइल और डायग्नोस करने की कोशिश करनी होती है कि और क्या सिम्टम फ़ीवर के साथ साथ देखने को हमें मिल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड जो होता है फ़ीवर का उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना हुआ है। 103 बुखार है। एक तो हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी एनिमल का पता होना चाहिए। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर पता होगा तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि फ़ीवर एनिमल को है या नहीं है। तो इसमें ट्रीटमेंट अक्सर अगर थोड़ा बहुत बुखार है और आपका एनिमल का प्रोडक्टिविटी लॉस नहीं हो रहा है तो आप उसे वैसा ही छोड़ दें। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो इलाज किया जाता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, उन्हें कहा जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और इनमें आते हैं नसाइड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या इन्हें नसाइड्स भी कहते हैं। नसाइड्स, तो नसाइड्स जो होते हैं जैसे पैरासीटामोल है, एस्पायरिन है, डिक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक या फिर केटोप्रोफेन, पायरोक्सिकैम, ये जितनी भी, या आइबुप्रोफेन, जितनी भी दवाइयाँ हैं ये नसाइड्स में हमारी आती हैं। अच्छा, ये नसाइड्स काम कैसे करते हैं ये देखने वाली बात है यहाँ पर कि इन नसाइड्स का काम करने का तरीका क्या होता है। जैसा बताया था आपको कि इसे रब कर देते हैं अब। पायरोजन है, ये ब्लड के अंदर जाता है, वो पायरोजन फिर ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस में पहुंचता है। वहाँ की सेल्स के अंदर जाके ये एराकिडोनिक फॉस्फोलाइपेज को वो करता है एक्टिवेट, वहाँ की सेल्स के अंदर एराकिडोनिक एसिड को तोड़ता है। उससे साइक्लोऑक्सीजनेज कॉक्स एंजाइम हरकत में आता है। कॉक्स एंजाइम इसका एराकिडोनिक एसिड का अब प्रोस्टानॉइड बनाता है। प्रोस्टानॉइड में मेन एक पीजीई बनता है, वो सेट पॉइंट को बढ़ा देता है, सेट पॉइंट को इंक्रीज़ कर देता है। अब अगर पीजीई का बनना बंद कर दें हम किसी तरीके से तो सेट पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा, या अगर ऊपर चला गया है, पीजीई बंद हो गया है बनना, नहीं अवेलेबल है, तो सेट पॉइंट फिर नीचे आ जाएगा। तो सेट पॉइंट को नीचे लाना होता है बेसिकली, तो यही बुखार उतारने वाली दवाइयों का काम होता है। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हमने कहा कि ये नसाइड्स हैं बेसिकली, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो ये कॉक्स एंजाइम पे काम करती हैं। ये साइक्लोऑक्सीजनेज एक एंजाइम होता है जो कि प्रोस्टानॉइड बना रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन ई बना रहा है, ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं और ये फ़ीवर उतर जाता है हमारा। तो ये इसका मैकेनिज़्म है। बुखार उतारने वाली जो दवाइयाँ हैं वो बहुत सी होती हैं, अब ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। अब तो हर दवाई जो है वो कॉक्स एंजाइम पे ही काम कर रही है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी
ड्रग्स जो हैं वो कॉक्स एंजाइम पे काम करती हैं। कॉक्स दो तरीके का होता है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। कुछ तो ऐसी होती हैं जैसे नेमोस्लाइड है, कीटोप्रोफेन है, या फिर पैरासीटामोल है, मेलोक्सिकैम है। ये वेटनरी में यूज़ होने वाली आम दवाइयाँ हैं। पायरोक्सिकैम है ना। तो ये बेसिकली जो दवाइयाँ हैं ये काम करती हैं हमारे इन कॉक्स एंजाइम्स के ऊपर, इन्हें रोक देती हैं और फीवर इससे डाउन आ जाता है, तुरंत ही आ जाता है। मतलब अगर आपने ठीक डोज में इसे इस्तेमाल किया है तो ये फीवर को रोक देती हैं या कम कर देती हैं। इनकी डोज़ क्या होती है, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, क्या क्या कैटेगराइजेशन है, ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।